नील कुरुंजी को आधिकारिक तौर पर वल्नरेबल प्रजाति घोषित किया गया। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे वल्नरेबल प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल किया है। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है। यह एकेंथेसी परिवार से संबंधित है जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के शोला वन में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक में बेल्लारी जिले तथा पूर्वी घाट में शेवरॉय पहाड़ियों में इसे देखा जा सकता है। नील कुरुंजी 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है तथा 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसका फूल इसे विशेष बनाता है जो 12 साल में एक बार ही खिलते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के साथ मिलकर गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक पुनः स्थापित किया। यह एक हल्के भूरे रंग और मध्यम आकार का गिद्ध है। इसके सिर और गर्दन पर सफेद पंख होते हैं। एक पीली चोंच और एक पीला कॉलर होता है जो गर्दन के पीछे ज्यादा उभर कर आता है। अपेक्षाकृत लंबी चोंच के कारण इन्हें भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत, पाकिस्तान और नेपाल के मूल निवासी हैं। इसे IUCN द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2012 में शुरू किए गए विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों की स्थिति के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता लाना है। विश्व हाथी दिवस की परिकल्पना 2011 में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन और 2 कैनेडियाई फिल्म निर्माताओं पैट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क ने की थी। इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो एशियाई हाथी को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं अफ्रीकी वन हाथी को गंभीर रूप से संकटाग्रस्त और अफ्रीकी सवाना हाथी को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हाथी भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल है जिसकी घोषणा 2010 में की गई थी। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास उदार शक्ति 2024 में सफल भागीदारी के बाद भारत लौट आई। यह संयुक्त हवाई अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से 5 से 9 अगस्त के बीच मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मुख्य मकसद लड़ाकू विमानों का परीक्षण करना, युद्ध रणनीति के संबंध में विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने के साथ विमान उपकरण की कार्यक्षमता में अंतर का पता लगाना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसका मकसद भारत में बागवानी फसलों की उपज और उत्पादकता को बढ़ाना है। यह प्रोग्राम किसान और कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित होगा जिसका उद्देश्य किसानों को वायरस मुक्त हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्राप्त करने में मदद करना है ताकि फसल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके और आय के अवसरों में सुधार हो सके। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत दुनिया में चीन के बाद फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्रमुख आयातक और निर्यातक देशों में शामिल है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार ने मॉडल सोलर विलेज के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाने पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए चयनित गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक आबादी वाला गांव होना चाहिए। चयन किए गए प्रत्येक सोलर विलेज को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की देखरेख में राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च द्वारा विकसित उच्च उपज वाली सैफ्लावर्स यानी कुसुम किस्म को जारी किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 उच्च उपज वाली किस्मों में से एक थी। कुसुम की जारी की गई किस्मों में ISF 300 और ISF 123 सेल 15 शामिल हैं। ये किस्में क्रमशः 38 और 34% की हाईएस्ट ऑयल कंटेंट देती हैं तथा दोनों ही किस्मों ने विल्ट रोग के प्रति रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिखाया है। कुसुम को कुसुम्भ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तिलहनी फसल है जिसमें 24 से 36% ऑयल होता है। इसका प्रयोग खाना पकाने के लिए ज्यादा किया जाता है। इसकी खेती रबी सीजन में की जाती है। सेंट मार्टिन आइलैंड पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसे बांग्लादेश में हुए हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग है। इसे नारिकेल, जंजीर और दारूचिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद का विषय रहा था। 1974 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत इस द्वीप को बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा माना गया, लेकिन विवाद फिर भी बना रहा। आगे जाकर 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ने अपने फैसले में इसे बांग्लादेश का हिस्सा माना।
बांग्लादेश और म्यांमार के पास स्थित होने के चलते यह भू राजनीतिक महत्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र समिति ने व्यापक विरोध के बावजूद पहली साइबर अपराध संधि को मंजूरी दी। 3 साल की बातचीत के बाद इस संधि को सर्वसम्मति से अपनाया गया, लेकिन अभी भी इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के लिए रखा जाएगा। इस संधि का उद्देश्य साइबर अपराध को प्रभावी तौर पर रोकना और उससे निपटना है, जो पूरी तरह से बाल यौन शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर केंद्रित है। संधि उपकरणों के दुरुपयोग और कंप्यूटर से संबंधित फ्रॉड या चोरी को भी ये शामिल करता है तथा यह संधि साइबर अपराध और डेटा तक पहुंच में सक्षम बनाने वाले कानूनी ढांचे और वैश्विक आपराधिक न्याय नीति स्थापित करने में मदद करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी की गई। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का लगातार नवा संस्करण है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय की ओर से 3 नई कैटेगरीज जोड़ी गई हैं, जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड स्किल यूनिवर्सिटीज हैं। इस रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत के बाद से 100 संस्थानों को समग्र यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग और कॉलेज श्रेणियों में रैंक दी गई है। इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने लगातार छठे साल यानी 2019 से 2024 तक समग्र श्रेणी में और इंजीनियरिंग में भी लगातार 9वें वर्ष यानी 2016 से 2024 तक अपने पहले स्थान को बरकरार रखा है। वहीं समग्र श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दूसरा और IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला है। मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण शुरू हुआ। इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। यह भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 12 से 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन और अन्य सैन्य कर्मी कर रहे हैं। श्रीलंकाई सेना की गजबा रेजिमेंट के कर्मी श्रीलंकाई दल का प्रतिनिधित्व करेंगे। मित्र शक्ति अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे भारत और श्रीलंका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है और अर्ध शहरी वातावरण में संचालन पर ध्यान केंद्रित करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। इसे भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 फाइटर जेट से टेस्ट किया गया। गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 kg का ग्लाइड बम है। यह लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। लॉन्च किए जाने के बाद यह बम बेहद सटीक हाइब्रिड नेविगेशन की मदद से टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ अर्थात भू आकृति और शैल चित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया। संस्कृति विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार रत्नागिरी में पेट्रोग्लिफ्स का समूह मेसोलिथिक युग का है, जिसका संबंध लगभग 10,000 से 20,000 साल पहले से है। पेट्रोग्लिफ में गैंडे, हिरण, बंदर, गधे और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। सरकार का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रत्नागिरी में मौजूद कलाकृतियों में से 7 को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में डाला गया है। जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें पृथ्वी की सतह या चट्टान की सतह पर चित्र या डिजाइन बनाना शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को कलिंग पुरस्कार में वार्षिक योगदान नहीं देने का निर्णय लिया है। इसका ओडिशा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने विरोध किया और समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और वैश्विक मंच पर ओडिशा की पहचान का प्रतीक है। दरअसल 2002 में पुरस्कार की 50वीं वर्षगांठ के बाद केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के बीच खर्च के साझाकरण की व्यवस्था बनाई गई थी। पुरस्कार का खर्च 6:4:4 के अनुपात में साझा करना था। इस पुरस्कार की शुरुआत बीजू पटनायक के अनुदान के साथ कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई थी। अफ्रीका ने एमपॉक्स के प्रकोप को लेकर महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से पड़ोसी देशों में फैल गया है। कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी मंकी पॉक्स वायरस के कारण फैलती है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का वायरस है। एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका अर्थ है यह जानवरों से लोगों में फैल सकता है। इसके लिए जिम्मेदार वायरस अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले छोटे बंदरों, रोडेंट्स और अन्य जीवों में पाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने हाल ही में जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। यह एक सेक्टर स्कीम है। जियो पारसी योजना पोर्टल का उद्देश्य भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना है। यह पारसी दंपतियों को चिकित्सा उपचार और बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जियो पारसी योजना को 2013-14 में शुरू किया गया था। इस योजना के 3 घटक हैं: मेडिकल सहायता, एडवोकेसी और कम्युनिटी स्वास्थ्य।
यह योजना पारसी आबादी को स्थिर करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन को अपनाती है। यहाँ आपको बता दें कि देश में पारसी समुदाय की जनसंख्या 2001 में 59,601 हुआ करती थी, जो घटकर 2011 में 57,264 रह गई। इनकी सबसे ज्यादा आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है, उसके बाद गुजरात में। भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसकी शुरुआत होगी 17 अगस्त को। इस शिखर सम्मेलन का विषय है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कॉन्फ्लिक्ट, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों पर चर्चा होगी। यह पिछले सम्मेलनों में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इसके पिछले दोनों संस्करण भारत की मेजबानी में ही जनवरी और नवंबर में आयोजित हुए थे। केंद्र सरकार ने एआई आधारित नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम लॉन्च किया, जो किसानों को अपने फोन का उपयोग कर कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगा। इसका मकसद कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। यह एआई टूल्स का उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा, जो किसानों और विशेषज्ञों को कीट नियंत्रण और प्रबंधन में मदद करेगा। पैटुंगटान चिनावाड थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। 37 वर्ष की उम्र में वो देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगी। वो इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला होंगी। उनका चयन पूर्व प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को संवैधानिक न्यायालय द्वारा पद से हटाए जाने के 2 दिन बाद हुआ है। दोनों फेउ थाई पार्टी से हैं, जो 2023 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन पार्टी ने गठबंधन द्वारा सरकार बनाई। अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में प्रसिद्ध डीआरडीओ के मिसाइल वैज्ञानिक राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। अग्रवाल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास में अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान दिया था। अग्नि मिसाइलों के पहले कार्यक्रम निदेशक के रूप में उन्होंने इन सामरिक हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण उन्हें अग्नि मैन और फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से जाना गया। अग्नि मिसाइल भारत सरकार द्वारा 1983 में शुरू किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा था। यह इस कार्यक्रम के तहत विकसित की जाने वाली 5 मिसाइलों में से एक थी। इन 5 मिसाइलों में अन्य पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल थे।